डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। काफ़ी समय बाद इस सीटेट के बैच में एक सेशन कंडक्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न, जैसा कि सीटेट का रिसेंटली रिजल्ट आया है। तो कुछ बच्चों का तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, कुछ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हैं। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका मतलब जस्ट दे आर पास। वैसे तो सीटेट में जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि आउट ऑफ 150 अगर किसी भी कैंडिडेट का 90 मार्क्स आता है तो आप पास होते हो। अब पास चाहे 1 नंबर से हुए हो, चाहे 10 नंबर से हुए हो, चाहे 15 नंबर से हो, या धोखे से हो या धक्के से हो, पास हो तो पास हो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो लेकिन एक चीज़ हमेशा ये चीज़ थोड़ा सा ज़रूर मैटर करता है कि अगर आप जस्ट पास हो तो कोशिश ज़रूर करिएगा कि फ्यूचर में जब भी अगला सीटेट का पेपर हो या कुछ भी ऐसा रहे, वापस से पेपर देकर अपना स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। उससे आपको कोई त्वरित एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि टीचिंग सेक्टर में फ्यूचर में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना तो कहीं जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी आपकी लर्निंग है उसका बड़ा ही एक कह लीजिए की पिन वाला रोल रहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो इंपॉर्टेंट रोल इसलिए रहता है क्योंकि कल को कोई आप गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो तो वहाँ भी क्वेश्चन यही सब कुछ, यही सारी चीज़ें आने वाली हैं जो अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीएड का तैयारी कर रहे थे तो जो क्वेश्चन आपसे वो लोग वहाँ पूछते थे कि लेट से तुम साइंस से हो या लेट से सोशल साइंस से हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ, ये सब जो बीएड एंट्रेंस जब आदमी देता है जो सारी चीज़ें पूछती हैं। फिर जब आप सीटेट का पेपर देने जाते हो तो सीटेट में आप देखते हो वापस से पेडागोजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर सब्जेक्ट के कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कोई सोशल साइंस का पेपर दे रहा है तो उसको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उसका साइंस का दे रहा है तो उसको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो फ्यूचर में आप कोई गवर्नमेंट जॉब दोगे ना तो अब सब क्लब करके आने वाला है। ठीक है, क्लब करके आने वाला है मतलब क्या, कल को अब तुम केवीएस का पेपर दोगे तो पता चलेगा कि 10, 20, 30 नंबर का या कह लीजिए 80 नंबर तक का नेट नेट लगभग आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें पूछता है जो बीएड एंट्रेंस में जिन चीज़ों का आप प्रिपरेशन करते थे। फिर 100 नंबर का आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछ रहा है। तो होता क्या है कि ये जो सीटेट का आप पेपर दिए रहते हो, जो कुछ भी आप यहाँ किए रहते हो, कहीं ना तो कहीं उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वहाँ दिखता है। ऑफन स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इंटरव्यू वगैरह में भी इससे कोई बहुत फ़र्क पड़ता है, सीटेट का मार्क्स कितना है। देखो यार, अगर कहीं पर कोई फ़र्क पड़ता होगा तो बहुत माइन्यूट, बहुत ही कम फ़र्क होगा। उस बात पर कोई डिसाइडिंग बात नहीं होगी। कहने का मतलब है कि वो मार्क्स कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा आपको जॉब को लेकर। ठीक है, कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन अब नहीं। देखो, कुछ पुराने लोगों से पूछोगे आप तो वो लोग कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ रहा होगा। देखो हुआ क्या था, जब 2010 में पहली बार ये सी टेट, यूपी टेट वेट ये सब शुरू हुआ था तो उस समय तो इसी टेट वेट के मेरिट पर नौकरी दी जाती थी लोगों को। उत्तर प्रदेश में तो आपको मैं बताऊं, हजारों लाखों मास्टर थे जिनका केवल यूपी टेट के मार्क्स के बेसिस पर ही मेरिट बना के जॉब दे दिया गया था। हाँ, तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कोई और है, दौर है। पहले क्या होता था कि टेट पास करना ही मुश्किल था, तो अब तो सी टेट पास करना कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, दो इस एग्ज़ाम पर हमें सेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जर्नी का एक हिस्सा है, ट्रेन का एक छोटा स्टॉपेज है, लेकिन चर्चा करना इससे बनता है। क्योंकि देखिए यार, पहले तो ऐसा हुआ करता था कि उस मेरिट और पे लोगों को जॉब वो भी मिल जाती थी, अब तो ऐसा नहीं है। अब सीटेट का एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसको क्रैक कर लेने पर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बहुत अप्रिसिएशन होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक कोई मेरा पुराना स्टूडेंट है और वो बार बार शेयर कर रहा था, सर मेरे 105 नंबर बने हैं, सर मेरे 100 नंबर बने हैं। तो मैं देख रहा था डेली बाइट से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 100+ मार्क्स से पास हुए हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो भी उसमें कुछ डिमोटिवेट होने जैसा नहीं है। अगर कोई उससे ज़्यादा पाया है तो इसमें भी कोई सुपर मोटिवेट होने जैसा नहीं है। मतलब देखो यार, जो बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा आया होता है तो वो चाहते हैं थोड़ा बुला के उनका पीठ थपथपाया जाए, अरे नहीं वाह वाह वेरी गुड ये वो। देखिए, मैं आपको बस झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहता हूँ यार। ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपने इसको पास किया है। टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई ऐसा बच्चा है मान लो जिसने नहीं क्वालिफाई किया है, नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो देखो यार, उसको बस एक ही बात ऐसा है कि भाई ऐसा है, अगला वाला जब भी सीटेट का पेपर हो अर्लीस्ट पॉसिबल ढंग से देखकर पास हो लीजिए। ठीक है, पॉइंट 1। अच्छा, और जो लोग पास हो गए हैं, भाई देखो कुछ ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ठीक है, इट्स अ गुड अचीवमेंट, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है।
100+ स्कोर करके पास होना मतलब आसान नहीं है। अगर जरूर आपने मेहनत किया है, उस पर अप्रिसिएशन बनता है। मैं उस टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि इसको क्वालिफाई करने में मिलेगा क्या। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप 95 पाके पास हुए हो, या 90 पाके पास हुए हो, या 105 पाके पास हुए हो, उससे किसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। किसी का मार्क्स 5-10 नंबर कम ज़्यादा है तो, ना गवर्नमेंट जॉब में ना प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में भी किसी को छांटने का ये लास्ट फैक्टर हो सकता है कि ये चीज़ कंपेयर किया जाए, अदरवाइज इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो देखो, जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है वो अपने आप को इस फोकस में रखें कि अर्लीस्ट पॉसिबल जो अगला एग्जाम हो ढंग से पेपर देकर क्वालिफाई करिए। और जिनका क्वालिफाई हो गया है, इट्स रियली गुड, बहुत अप्रिशिएशन वाला बात है। एक बार आपके पीठ पर थपथपाना बनता है कि चलिए ठीक है, अच्छा है आप पास कर गए। लेकिन प्लीज़ ये समझिए कि देखो, आगे यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसको इम्पॉर्टेंस भी उतना ही देना है। ठीक है, पास हो गया। अब आप देखिए कि आगे क्या क्या जॉब्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अभी आप लोगों के मैं सीटेट के मार्क्स रिजल्ट पर बात करूं, उससे पहले ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ से वैसे तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब बच्चा बीएड का तैयारी कर रहा हो तो तभी से क्लियर रहना चाहिए उसको ये बातें। इनफैक्ट मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं बच्चों को ये सब बताऊँ, लेकिन मैं देखता हूँ वो लोग भी लीस्ट इंटरेस्टेड रहते हैं सुनने में ये बातें। लेकिन अब तो भाई सीटेट वीटेट के में बैठे हुए हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि डीएलएड बीएड वगैरह आप कुछ कर रहे हो। देखो यार, यहाँ से ना तुमको सभी एग्जाम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर रहना चाहिए। जो भी आपकी डिग्री है आपको क्लियर होना चाहिए कि DSSB में मेरे सब्जेक्ट से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं हूँ, मेरे लिए जॉब आता भी है कि नहीं आता है, KVS में मेरे लिए क्या है, NVS EMRS में क्या है। जिस भी स्टेट से आप आते हैं, लेट से तुम बिहार से आते हो तो तुम देखो कि बिहार के TGT में, बिहार के प्राइमरी में क्या है, बिहार स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। आप यूपी से आते हो, आपको पता होना चाहिए रिसेंटली यूपी टेट का ही फॉर्म रिलीज हुआ है। अगर आप सीटेट पास हो तो बेहतर रहेगा, यूपी टेट भी पास हो लो तो अच्छी बात है। देर चाहे मतलब कम से ज़्यादा, देर चाहे सवेर आपको उसका लाभ ही मिलेगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वो भी आप दे लीजिए। प्लस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगेन DSSB, KVS, NVS, EMRS, ये तमाम जो मेजर एग्जाम्स हैं इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस आपके स्टेट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इतनी समझ आपको होनी चाहिए। तो मान लो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको सहसा पता चले कि अभी वो तो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे थे बैंक ही डिफॉल्ट कर दी, तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, बैंक की फ्रॉड निकल गई। ठीक है, अगर किसी के साथ ऐसा है, देखो यार, जितना जल्दी जान जाओ उतना अच्छा है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा होगा, कोई बात नहीं है, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, अच्छे खासे लोगों का नहीं बनता। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका DSSB में बैठ रहा हो, KVS NVS में ना बैठ रहा हो, उस पर छाती पीट के हाय तौबा कर रहे हो। देखो यार, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सभी जगह एलिजिबल हो। तो रोना धोना मत मचाइए, आप देखिए कहाँ एलिजिबल है, और हाँ नहीं एलिजिबल हैं तो ये देखिए कि क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो सकता है कि आप हों। बड़ी अच्छी बात है कि आप सीटेट पास हैं, आप अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स में भी एलिजिबल हैं, तो अच्छी बात है। तो आप अपना माला वाला लीजिए और अपना 108 बार घुमाइए, ताकि आवाज़ भगवान तक नहीं सिर्फ सरकार तक पहुँचे कि वैकेंसी टाइम से रिलीज हो। ठीक है, तो फिर उस तरह का माला घुमाइए, क्योंकि देखो है क्या ना, 2018 में जो बच्चे पास किए थे बीएड, KVS की वैकेंसी 2018 में आई थी, फिर सीधे 2022 के एंड में आई, जिसकी फाइनल नियुक्ति 2023 तक हुई। तो 5 साल में अमूमन लोगों को शादी विवाह बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी UPSC की तैयारी हो तो पंचवर्षीय योजना बनाए भी आदमी, शादी विवाह में आदमी इतना कोई पंचवर्षीय योजना रखता नहीं है आदमी। तो होता क्या है कि जब लाइफ चेंज होता है ना, तो आगे आप में ना वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रहता है, क्योंकि हर साल नए फ्रेश लड़के आ रहे होते हैं, नए फ्रेश बच्चे आ रहे होते हैं उसी एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसे मान लो अभी आप बीएड वेड करके निकलोगे तो अभी तुम चार्ज हो। ठीक है कि ठीक है, अभी 2 साल, मतलब ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर किसी का भी 2 साल तक सिलेक्शन या कहीं कुछ फंसे तो तीसरे साल में ना आपका मोटिवेशन लूज होने लगेगा। अब वो जो नया बंदा आ रहा है ना वो ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, तो आपको ये देखने का भी बड़ा ज़रूरत है कि इस सीटेट के एग्ज़ाम के साथ आप कहाँ पर खड़े हो। क्या सभी एग्जाम से एलिजिबल हो? एलिजिबल हैं, तैयारी करिए, गुड। गवर्नमेंट जॉब इज़ वन ऑफ वेरी गुड ऑप्शंस। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर आप नहीं एलिजिबल हैं तो आप देखिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमको कहीं जॉब करना है तो क्या करना है, व्हाट आर द अदर स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न टू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयड।
देखिए कोई भी चीज़ मजबूरी में नहीं होनी चाहिए, जो दो दो तीनों ऑप्शन में बोला सब बाई चॉइस ही आना चाहिए, लेकिन हाँ बाई चॉइस तभी आएगा जब आप उसमें थोड़ा हुनरमंद रहोगे, स्किल्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। क्योंकि बीइंग मियरली एलिजिबल इन गवर्नमेंट जॉब डजंट मीन कि यू विल क्वालिफाई, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे सर हम इसमें तो एलिजिबल नहीं है, सर मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं बैठ रहा है, सर मैं तो केमिस्ट्री की हूँ सर, या तो टीजीटी साइंस में एलिजिबल नहीं है, सर मैं तो सोशल साइंस का हूँ, सर मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है, सर मेरा तो एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रहा है। अरे बैठ भी जाता तो भी तुम क्या करते, कितना गुल खिलाते, ये भी तो मतलब बाद में पता चलेगा। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि इस पर हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बस थोड़ा सा चिंतन करने का आवश्यकता है कि क्या करने की ज़रूरत है एंड व्हाट आर अवेलेबल ऑप्शंस। तो ऐसा ना हो कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, ऐसा ना हो कि आप किसी का नहीं एलिजिबिलिटी सेट बैठ रहा तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, और नहीं तो फिर बैंक एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दीजिए गवर्नमेंट जॉब को भी, आप दीजिए, आपको देना है, साल 1.5 साल 2 साल आप तैयारी करके दीजिए, वैकेंसी आती है ठीक, नहीं आती है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर मुझे 50,000 रुपये अर्न करना है तो क्या करने की ज़रूरत है। तो दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जाइए 1.5 साल 2 साल रगड़ के दीजिए कि सेलेक्ट होना है, ठीक है। और अगर किसी का एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठता है, सेट बैठता है, तो भी आप देखिए कि और क्या सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। तो सीटेट के साथ इन बातों का हमको ध्यान रखना है। खैर थोड़ा आप लोगों के सीटेट पर आ जाते हैं, मार्क्स वगैरह पर आ जाते हैं, और देखते हैं जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि डेली बाइट्स ने प्रॉमिस किया था आप लोगों से, जब भी हमारा डेली बाइट्स का अगला क्लास शुरू होगा, जो कि बहुत जल्द सीटेट का क्लास शुरू होगा, कोई भी ऐसा बच्चा है जो नहीं क्वालिफाइड है तो वी विल गो एज पर प्रॉमिस। डेली बाइट्स की टीम उनका अटेंडेंस चेक करती है, जिनका भी अटेंडेंस 90% से ऊपर है और उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। 90% अटेंडेंस के ऊपर मतलब ये है कि डेली बाइट्स की क्लासेस आते थे और उन्होंने सीटेट का पेपर दिया है। ऐसा ना हो कि सर इस कारण से हमने पेपर नहीं दिया है तो वापस हमको बैच में ऐड कर दीजिए, तो हम लोग इतने दरिया दिल वाले आदमी नहीं हैं, ठीक है। फिर वहाँ दरिया 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 ही मिलेगा, दिल नहीं मिलेगा हम लोगों का, ठीक है। तो अगर आपने पेपर दिया है कोई ऐसा है कि नहीं क्वालिफाई कर पाया है तो कोई चिंता का विषय नहीं है बहुत ज़्यादा। अर्लीस्ट पॉसिबल जब भी अगला पेपर होगा तो आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप क्लासेस भी आते हों। 85% अटेंडेंस भी रहेगा तो चल जाएगा, वैसे तो हम लोग ऑफिशियली 90 बोलते हैं, लेकिन 85 भी रहेगा चल जाएगा। हमें बस मतलब बच्चा रेगुलर रहना चाहिए। कोई ऐसा जो नहीं क्वालिफाई किया है तो डेली बाइट्स इज विद यू। फर्स्टली इसीलिए उनके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा का सीटेट नहीं निकला रहता तो अलग चिंता में आ जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सीरियस की जगह थोड़ा सिंसियर हो जाइए। इन बातों पर बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए अपकमिंग एग्जाम को लेकर। और देखिए कि जो भी पेपर में 4-5 मेजर सेक्शंस थे, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप सबसे खराब परफॉर्म किए, ठीक है। उसमें अपने मार्क्स डबल ट्रिपल का टारगेट लेकर चलिए, कैसे होगा तो आप इंप्रूव कर पाएंगे। खैर कितने ऐसे लोग हैं जिनका 100 से ऊपर है? कोई ऐसा बच्चा जिसका 100 से ऊपर है यहाँ सेशन में? अच्छा फरहाना, कितने ऐसे हैं जिनका 90 से ऊपर है? मतलब 100 से ऊपर वाला भी 90 से ऊपर ही है भाई। 90 से ऊपर जिनका भी है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है जी। फरहाना कितने मार्क्स हैं आपके? सर 108। अच्छा 108 मार्क्स हैं। आपका सोशल साइंस है? हाँ जी सर। तो कैसा रहा सीटेट वेट का मार्क्स वार्क्स एक्सपीरियंस, क्या कर रही हैं अभी? अभी आप बीएड में हैं? हाँ जी सर, अभी बीएड का मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा आप कहाँ से बीएड कर रही और हैं? सर जीएनसी पंजाबी बाग। अच्छा जीएनसी से कर रही हैं, पंजाबी बाग आईपी से, ठीक है गुड। हाँ जी सर। अच्छा तो वहाँ तो क्लासेस वाला बड़ा रेगुलर होती हैं? हाँ जी सर, बहुत बहुत हेक्टिक है। अभी भी लेसन प्लान बना रही हूँ और साथ साथ में आपका ये सेशन भी ले रही हूँ। तुम जॉब रेडी स्किल का सेशन ज्वाइन करती तो तुमको समझ में आता कि ये लेसन प्लान कैसे बनता है तुरंत। सर मुझे तो लग रहा है ये बिना मतलब का हेक्टिक है। मतलब एक बार ही समझ आ गया तो आ गया, लेकिन ये 10-10 20-20 बनाना तो मतलब फालतू का ही है। क्या करना चाहिए शिवानी काम तेज करने के लिए? क्या बोला था मैंने लेसन प्लान पर, याद है आपको? शिवानी लेसन प्लान तेजी से बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है इस समय? सर चैट जीपीटी। नो कमेंट्स, यू कैन यूज एनी ऑफ द गुड एआई टूल्स टू मेक द, ठीक है फरहाना, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। नहीं नहीं इट्स नॉट फनी, थैंक प्लीज़ यू ट्राई सर। टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो स्किल्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो तमाम टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये वापस नहीं जा रही हैं, ये बहुत तगड़े से और एक्सेलरेट हो रहे हैं।
हाँ। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जितना अच्छा हम नहीं बना सकते, अगर हम उसे कमांड देते हैं ना वो इतना अच्छा बना के देता है, और वो इतने सारे टूल्स भी बता देता है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं आप वाइल्ड टीचिंग। टीचिंग। तो मेरा बस ये कहना, देखिए यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए आपके बगल में कोई बच्चा जो कह रहा है बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, तुमको पता है आपके टीचर्स का ये लेवल नहीं है कि डिकोड कर पाए, बना के कहाँ से ला रहे हैं आप। ठीक है, जो वहाँ टीचर्स आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो लोग चेक करेंगे, उनका भी ये लेवल नहीं है। मैं बहुत दावा ठोक के, सीना ठोक के कह सकता हूँ, उनका ये लेवल नहीं है फिगर आउट कर पाए। पता है, यही मैं आप लोगों से कह रहा था कि स्किल्स जब ऐसे टूल्स अवेलेबल हों जिससे बहुत, देखो उसको भी यूज़ कैसे करना है वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो बंदर के हाथ में मशीन गन मिल जाएगा तो इधर उधर कहीं भी चलाने लगेगा। ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो टूल्स अवेलेबल हैं, बेस्ट यूज़ में ले आइए। तो तभी आपको अभी भी काम आएगा, फ्यूचर में जॉब में भी काम आएगा। अगर आपको लग रहा है एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ वहाँ सीख लेंगे तो ना नमन सरसों होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, तो फरहाना बहुत अच्छी बात है कि सीजेड में बहुत अच्छा स्कोर है, दैट्स गुड, बट यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है फरहाना, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सर। ठीक है फरहाना, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके देन वेलकम टू थैंक पूजा। यू जी पूजा। सर। 92। 92। तो पूजा कैसा रहा आपका सीटेट का? सर एक्सपीरियंस अच्छा था, बट जहाँ तक मुझे लगा ना मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन पढ़ रही थी इस समय, इस कारण में टाइम टेकिंग लगा। अच्छा, टाइम तो टेकिंग इसके लगा। लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो चीज़ आप मुझे बताओ। जिस भाषा में कंपेटेबल हो, जिस सेक्शन में, उसको जल्दी से फटाक से पढ़ के निपटा लो। जो क्वेश्चन छोड़ना हो उसको कोशिश क्या करिए कि बाइलिंगुअल पढ़ लें। ठीक है, जो आता है वो तो हमारे लैंग्वेज में, तो उसको पढ़ के निपटाइए, फटाक से टिक मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है सर। ठीक है, बाकी आप क्या कर रही हैं पूजा अभी? सर सेकंड सेमेस्टर बीएड, कहाँ से कर रही हैं? कालका इंस्टीट्यूट। अच्छा, कालका से कर रही हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है, गुड, फेयर इनफ, अच्छी बात, अभी पास कर ली हैं, आगे फोकस करिए और। ठीक है, ओके देन वेलकम टू ज्योति। यस सर 97। जी ज्योति 97। तो ज्योति, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा चल रहा है आपका? सर मेरा ना हिस्ट्री में कम थे, वो ये लास्ट टाइम पे मेरे को, मैंने एनसीईआरटी बुक वगैरह नहीं कर पाई सर। जो भी मैंने वीडियो सेंड की थी उसी को ही देखा। सेवन्थ 6 7 की देख पाए थे, अगर 8 की भी देख लेते थोड़ा बहुत हो जाता था। तो बस ये है कि हिस्ट्री में कम रह गए, पर नहीं, जितने मार्क्स तो भी आपके आए ठीक सर है, वो। 97 इज गुड। ठीक है। सर ये 35 भी आए हैं सर, तो ये दिल्ली वाइज की वजह से ये आए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप पास कर ली, 97 इज गुड मार्क्स। एंड अभी आप क्या कर रही हैं ज्योति? सर वही बीएड सेकंड सेमेस्टर। अच्छा अच्छा, किस कॉलेज में है? सर वही कालका कल का। सेम फ्यूचर। तो ये 35 आप किस में कह रही हैं, सोशल साइंस में कह रही हैं? यस सर। हाँ, मतलब इसी सेक्शन में आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर ये 40 प्लस रहता तो आराम से 100 प्लस रहते मार्क्स आपके। सर मतलब कैसे वो एनसीईआरटी बुक्स और जो वीडियो सेंड किए उसके थ्रू मतलब। 3 नंबर नहीं आए हैं, वही दिन सही रहता तो 3 सही हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है, यस देखिए सर। ज़िंदगी में हर बात में ज्योति ज़रूरी नहीं कि बहुत दिमाग लगाया जाए। ठीक है, 97 है, दिन सही रहता, 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पड़ जाता तो 100 हो जाता, तो डिबेट खत्म हो जाता हाँ ये। सर। ठीक है, यस आप सर। नॉर्मली अपना सोशल साइंस पे काम करिए। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें तो पहले पढ़ रखी, क्योंकि फ्यूचर में भी जॉब वॉब में पूछेगा। ठीक है, उस मोटिवेशन के साथ चलिए, और इतना पर्याप्त है आपका करवाने के लिए काम। ठीक है, ओके सर। और कॉलेज के साथ साथ वही जो मैं बार बार कहता हूँ, देखो यार कॉलेज में डूब मत जाइएगा। डूबने का मेरा सेंस ये है कि जैसे मान लो अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, कोई डेली बैच जैसे साथी मिला तो बोला कि भाई सीटेट का पेपर दे लो दे लो दे लो दे लो, तो दे के पास हो लिए, वरना बाद, हाँ नहीं तो वरना बाद में ये भी एक हेडेक है। तुमको पता है जिन लोगों का हाँ फंस सर। जाता है ना वो बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें भी आप लोगों को बहुत आसान लग रही है ना, आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम बीएड और एडमिशन के बाद सीटेट का पेपर सब बैक टू बैक चल रहा होता है, तो हम फ्लो में रहते हैं तो हो जाता है। तुमको पता है जिनका जो फाइनल ईयर वगैरह में रहते हैं तो उनके ऊपर अलग प्रेशर रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप पेपर दे ली, पास कर लें, आधे लोग इसमें डिबेट में लगे हुए, अरे फर्स्ट ईयर वाले दे सकते हैं क्या, तुमने दिया था क्या सीटेट, हमको तो बोला किसी ने एलिजिबल नहीं है, तो उसी में झूला झूल रहे हैं। तो जब इसमें ही झूला झूल रहे हैं तो क्या करेंगे वो। ठीक है, तो आप दे ली, पास हो ली, ये अच्छी बात है। एंड जैसे देखो करोगी तो साथ में ही होगा। अब यहाँ आप सब लोग हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, दे रहे हो, पास कर रहे हो, साथ में ये हो गया। ठीक है, पास हो गया, वरना वही बाद में जो है वही चीज़ आपके गले की हड्डी बन जाएगी।
तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, कीप मूविंग। अब यहाँ से देखिए कि जॉब के लिए क्या करना है, एकदम उस वाले माइंडसेट के साथ चलिए कि मुझे अपने लाइफ में अच्छा करना है और मुझे अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है। क्या करना है, कैसे करना है, गवर्नमेंट जॉब इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। बाकी का और सारा कुछ ऑप्शन देखना होगा तो डेली वेट से यूट्यूब पर जाइएगा, जॉब रेडी स्किल का प्लेलिस्ट होगा, 9 दिन का मेरा पूरा सेशन होगा, देखिएगा, थोड़ा सा माइंडसेट इवॉल्व होगा। ठीक है, उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ज्योति? हाँ, कोई कुछ ऐड कर रहा है? ठीक है, ओके ज्योति, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू नंदिनी। Yes, sir. जी नंदिनी, कितने मार्क्स रहे हैं, क्या रहा आपका? Sir, 95. अच्छा 95। तो नंदिनी आप बी एड हाँ जी सर। फर्स्ट ईयर में आप भी? नहीं सर, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, लास्ट ईयर। अच्छा लास्ट ईयर में कौन से कॉलेज में आप? मैं लिंगास ललिता देवी अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लिंगायत में, अच्छा साइंसेस। अच्छा ठीक है। नहीं लिंगायत बोलिए, समझ में आ रहा है मुझे। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। नहीं चलिए ठीक है। तो नंदिनी तो अब बाकी कैसा रहा हाँ जी सीक्रेट सर। बिट को लेकर एक्सपीरियंस, क्या मतलब क्या जॉब वॉब के लिए क्या सोच रही हैं आगे क्या करने को? सर एक्सपीरियंस तो मतलब एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन ये हुआ था कि मेरे एसएसटी पार्ट से ना 20 क्वेश्चंस रह गए थे एंड टाइम पे। तो मैंने बिना पढ़े ही टिक करे थे, तो स्कोर थोड़ा सा उसकी वजह से डाउन हो गया मेरा, हाँ, मेरे इस को ऐसा बार लगता सीटेट है। का पेपर बहुत लेंदी आया था, ये बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि इस बार सीटेट का पेपर बहुत लेंदी था। ये सर तो पता है ना, उसमें मैंने मतलब मूक्स हम्म हम्म। मैंने जो प्रोवाइड थे वेबसाइट पे पेपर्स वो सारे करे थे, अप्रॉक्स मेरे 2 आवर में सारे हो रहे थे। लेकिन वो वहां पे पता नहीं क्या 20 क्वेश्चंस रह गए, और फिर वो मैंने बिना पढ़े उस पर बस टिक करा था। नहीं ठीक कर दिया, सही किया, सही किया, टिक कर दिया। तो हम्म। गुड सर। नहीं नहीं यस गुड सर। नंदिनी, नंदिनी गुड। थैंक यू सर। देखिए क्लास, इस बार जो सीटेट का पेपर आया था बहुत लेंदी था। ये तो सीटेट का मतलब डे वन से मैं कंप्लेन सुन रहा हूँ कि बहुत लेंदी पेपर था। ठीक है, अब लेंदी था तो था। एंड नॉट सीटेट के एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो किसी भी बच्चे का पेपर छूट रहा है तो लास्ट मोमेंट पर ABCD में जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको लगता हो कि ये आपके जीवन का शुभ अंक है, उसको आप मार के फटाफट आगे बढ़िए। जय माता दी करके। हाँ, जय माता दी करके। क्योंकि जैसे मान लीजिए ठीक है आप 95 स्कोर की तो वहाँ तक तुम आते आते अपना हिस्से का काम कर ली थी। अब उसके बाद जो रह रहा है उसमें से सिर्फ ए मार्क कर दोगी तो भी 20 में 4 सही हो जाएंगे। ठीक है नंदिनी, तो ठीक है, दैट वाज अ वाइज मूव क्योंकि पेपर लेंदी था, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए ठीक है नंदिनी, तो आगे हाँ जॉब जी के लिए सर। क्या सोच रही हैं? सर अभी तो वही है, लास्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, तो इसके बाद देखेंगे जुलाई से ही कहीं पे, देखिए एक बात या फिर हमेशा, अभी एग्जाम की कोई वैकेंसीज आएंगी तो उसके लिए फिर। देखिए एक बात हमेशा आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जो प्रश्न मैंने नंदिनी से पूछा, आप सभी लोग एक बात ध्यान दीजिए। जब भी मैं कभी भविष्य में मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि जॉब के लिए आप क्या सोच रहे हो, तो आपके पास बड़ा ही स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका मतलब आप ठीक से डिग इन करके एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यार देखो ना, जैसे मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर अभी तो हम फाइनल ईयर में, अभी कोई वैकेंसी आएगी तो देखेंगे, और अभी ये वो। देखिए जुलाई में कोई वैकेंसी आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वैकेंसी सब भगवान भरोसे चलता है। ठीक है, आप सिर्फ उस भरोसे नहीं रह सकती कि वैकेंसी आएगा, सिलेक्शन होगा, क्या होगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने के लिए सोच रही हैं तो भी आप देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे ढंग का CV बनाना है, किन बातों पर चर्चा करना है हमको एम्प्लॉयर से अपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू सर कर देंगे। एक्चुअली कल मेरे को जीडी गोइंका में जाना है, मैंने वहाँ रिज्यूम शेयर करा था तो उन्होंने मेरे को बुलाया था जीडी गोइंका में, ग्रेटर नोएडा। अच्छा ग्रेटर नोएडा, नहीं ठीक है जाइए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और हाँ नंदिनी जी सर। माइंड में रखिए कि मतलब आप बहुत स्पेसिफिक रहिए कि मैं जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ मुझे कैसे पैसा कमाना है, मेरा डिग्री उग्री जो होना था हो गया, नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर इट कि कैसे पैसा कमाना है हमें। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है नंदिनी, बहुत सारी ओके शुभकामनाएं, सर। थैंक यू। ओके। ओके चारुल। ओके सर, थैंक यू। हेलो। 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 हाँ हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ अरे बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चारुल। हाँ
हाँ सर, मेरे 86 आए, नहीं हुआ क्लियर। 86 आए आपके, अब 4 नंबर से आप नहीं हो, क्यों नहीं, क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई, पेपर पढ़ नहीं पाए पूरा, क्या मतलब रहे? नहीं, पेपर तो हाँ, हिंदी में प्रॉब्लम रहती है मेरे को। अरे ये किसी चीज़ का उपाय नहीं है कि हिंदी मेरे को प्रॉब्लम रहती है। हिंदी में मतलब शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, मतलब आई हैव नॉट स्कोर्ड गुड इन हिंदी कभी भी। अरे वो ठीक है, चारुल देखिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका हिंदी मान लीजिए नहीं सही रहा होगा, आप नहीं स्कोर कर पाई हैं, बट हमारे आगे क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, हमें 90 ले आना है, ठीक है, अब हिंदी से आए चाहे अंग्रेजी से आए चाहे जैसे भी आए, ठीक है चारुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसका थोड़ा टारगेट लेकर चलिए कि इसमें 90 कैसे आएगा। सर सीडीपी में मैं 24, एसएसटी में मेरे 29, और एक में 14 और एक में 17। कह रहा था रिमझिम मैम, CDP वगैरह में तो ठीक मार्क्स हैं, 24-24 नंबर पेपर के हिसाब से लेंदी तो ठीक ही था। यस सर, सीडीपी में मार्क्स अच्छे हैं। और मैंने क्लास में भी बोला था बच्चों को कि अगर आपके मार्क्स कभी भी 25 प्लस जा रहे हैं तो यू आर इन गुड पोजीशन। तुम बाकी सब्जेक्ट से अपना समय बचा करके निकाल सकते हो। 24 इज ऑल्सो गुड मार्क्स, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बेकार है या फिर और, हाँ और करने का स्कोप है, बट दैट इज अ गुड मार्क्स। ठीक थैंक यू है, मैम। ठीक है चारुल, इसमें सर 24 है और SST में आपको 29 है। हाँ जी, वो भी थोड़ा सा मेरे को पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर आपका एटलीस्ट थोड़ा 35 प्लस नहीं होना चाहिए। चारुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, हाँ हाँ, ओके ओके क्योंकि मैम। 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड यस मैम। 60 क्वेश्चन में आपको एनी हाउ, एनी स्टूडेंट राइट नाउ प्रेजेंट हियर हु इज टेकिंग एग्जाम फॉर सोशल साइंसेस, अगर आप सोशल साइंस के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, 60 क्वेश्चन बच्चों आपके रहते हैं, ठीक है। 60 में से 40 प्लस एनी हाउ लेकर के आओ, वो तुम्हारा सब्जेक्ट नॉलेज बनाएगा और वो तुम्हें आगे, जो जैसे सर ने बोला ना, KVS है, NVS है, DSSS भी है, उन सब में भी यही सारी चीजें आएंगी, तो वही वो नॉलेज है जो वहां पे भी यूज होगा। तुमसे अलग से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वही CDP और सेम तुम्हारा सब्जेक्ट नॉलेज, ये दोनों पे तुम्हारा कमांड होना बहुत जरूरी है। तो अगर सीटेट में प्रॉब्लम हो रही है तो आगे चल के और ज्यादा होगी, तो ये एक्सक्यूज खुद को मत देना एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, नहीं, मेरे को ना एक डाउट भी था अपने पेडागोजी को लेके, मैं पूछ सकती हूँ? एक सेकंड चालू, मैं उस पर आ रहा हूँ, आपके पेडागोजी के डाउट पर आ रहा हूँ, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा यहाँ पर। जैसे जो मैम ने बात कहा कि DSSS या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, देखो यार, एक बात आप सब लोग अपने माइंड में ना एकदम बहुत बोल्ड अक्षरों में फिट कर लीजिए। आने वाले समय में जितने भी टीचिंग जॉब या आ रहे हैं ना, हर चीज़ का आपको बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होता है कि जब हम बैच ज्वाइन करेंगे तो वहाँ वो चीज़ सीखेंगे। ध्यान दो, उन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, 5 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के, जो आपको इसी समय पढ़ना है। यही वो प्रक्रिया है जिससे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर उस सब्जेक्ट को अभी ही सीख लेना है। क्योंकि अगर कल को तुम KVS का पेपर दे रहे हो तो वहाँ से तुमको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारा सोशल साइंस मिला के बहुत पूछेगा तो 10 नंबर का पूछेगा। तो तुम 180 नंबर के पेपर में, 170 नंबर के पेपर में 10 नंबर के लिए पूरा सोशल साइंस नहीं पढ़ने जाओगे, लेकिन हाँ, पास होने के लिए वो भी जरूरी है। उस KVS को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो 10 क्वेश्चन भी जरूरी है। लेकिन जब मेरा KVS का एग्जाम मेरे सर पर रहेगा तो क्या उस 10 नंबर के लिए मैं पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ने जाऊंगा? तब तो उसी में खत्म हो जाओगे, ठीक है, ये बात समझिए आप। तो जब वहां आपसे वो 10 क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस तरह का, तो उस दिन आप ये 10 क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं करोगे, उस दिन तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ें आप करोगे। लेकिन ये 10 नंबर वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट में तो काउंट होगा, लेकिन अलग से तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो। तो उसका समय यही है कि जब B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हो, CTET का पेपर दे रहे होते हो, वो तमाम सोशल साइंस वाला डोमेन एरिया सब एक्सप्लोर करके आप सीखे रहते हो। कल को 180 नंबर, 170 नंबर का पेपर हो रहा है, लेट से कोई 170 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है जहाँ 10 क्वेश्चन सोशल साइंस का, 5 क्वेश्चन हिंदी का है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो तुम क्या 5 क्वेश्चन के हिंदी के लिए तुम क्या जाओगे मुंशी प्रेमचंद और ये सब पूरा उठा के पढ़ने, पोथी पढ़ने कि हिंदी भाषा सीखें? या 5 नंबर के इंग्लिश के लिए शेक्सपियर को पढ़ने जाओगे? ठीक है, सोच के देखिए, 170 में अगर 5 नंबर अंग्रेजी का आ रहा है तो उसके लिए क्या आप शेक्सपियर को पढ़ने जाओगे? 10 क्वेश्चन साइंस का आ रहा है तो उसके लिए क्या पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स में आप ऑनर्स करने जाओगे? तो देखो, हमेशा ये बात ध्यान रखो
कि जो फ्यूचर में आपको टीचिंग जॉब से एग्जाम देना ना, ये जो सब कुछ आप पढ़ रहे हो उन एग्जाम्स में 100 नंबर का पेपर हो रहा होगा तो 20 नंबर में यही सारे डोमेन्स वाले एरिया आएंगे जो अभी तक हम लोग कवर कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर IPBEd का पेपर देता है, NCERT RI का पेपर देता है, वहाँ पर उससे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछा जाता है, तो यहाँ पूछा जाता है तो आगे भी फ्यूचर एग्जाम में पूछेगा। और अगर आपको लग रहा है कि उस दिन आप प्रिपेयर कर लोगे तो नहीं, तब आपकी गंदी वाली लगने वाली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपके प्रायोरिटी में है तो फिर भाई वैसा ही बिहेव भी करिए। ठीक है, और अगर ऐसा है कि नहीं, अगर हमको अच्छी प्राइवेट जॉब मिले, 50,000 रुपये सैलरी मिल रहा है तो हम वो भी कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर अपने स्किल्स पर काम करिए और देखिए कि क्या एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत है, उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यस चारुल, आप क्या पूछ रहे थे पेडागोजी से रिलेटेड, क्या कह रही थी आप बताइए। हाँ जी सर, मेरे जो पेडागोजी है ना टीचिंग, वैसे पीजीटी लेवल पे इकोनॉमिक्स है, टीजीटी लेवल पे मैंने मैथ्स चूज कर लिया जी जी। तो इकोनॉमिक्स बोल के सबने बोला कि एसएसटी से दो तुम सीटेट, हाँ, तो सर तो एसएसटी से देना ही ठीक रहेगा या फिर मैथ्स से देना ठीक रहेगा? मतलब दे तो आप दोनों सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर ये बात वो लोग माइंड करते हैं कि आपने सीटेट में क्या चूज़ किया था। माइंड करते हैं? जी हाँ, वैसे तो ऐसा तो कोई टीचर कंपल्शन नहीं भी रहता, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ छांट दिया जाता है कि नहीं नहीं, सीटेट में अगर आप मैथ्स की हैं तो मैथ साइंस वाले चूज़ करिए। वैसे तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जॉब्स में हो सकता है रिस्ट्रिक्शन, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर ऐसा हो जाए तो। सर इकोनॉमिक्स से पता चला था मुझे कि एसएसटी पढ़ाने के लिए तो वैसे ही एलिजिबल हो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं मैथ्स भी पढ़ा सकती हूँ, तो मैंने इंग्लिश चेंज करके मैथ्स कर लिया था। हाँ, तो TGT लेवल पर अगर सोशल साइंस साइड से हैं तो सोशल साइंस का ही पास करिए, अदरवाइज मैथ साइंस साइड से हैं तो मैथ साइंस का पास करिए आप। हाँ, मेरा बीए भी इको में ही रहा है। हाँ वो मैं समझ गया, तो सीटेट में नहीं ना है। सीटेट में नहीं मतलब? ठीक है, तो जब सीटेट में नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा सोशल साइंस से। सोशल साइंस से ही दूँ ना सर? अरे भाई एक सेकेंड, अगर आपने मैथ चूज़ किया है तो सीटेट में TGT लेवल पर मैथ्स दीजिए, मैथ साइंस वाला सेक्शन। ठीक है, और इको फिर प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी पीजीटी लेवल पर? अरे यार हमसे ज़्यादा तुम ही खुद को कंफ्यूज कर रही हो। इको पर जब बात कर रही हो तो PGT लेवल पर बात कर रही हो, तो TGT और PGT को कंपेयर क्यों कर रही हो। ठीक है, TGT अलग चीज़ हो गया, PGT अलग चीज़ हो गया, समझ में आ रहा है। इको का आप TGT लेवल पर बात कर रही है ना, PGT लेवल पर बात कर रही है ना। यस सर, पीजीटी लेवल पे बात हाँ, कर तो रही फिर हूँ। दोनों को एक साथ क्यों पूछ रही हैं, या तो पहले TGT का पूछ लीजिए या PGT का पूछ लीजिए। देखिए पीजीटी का क्लास आप पूछना सभी है लोग ये सर। देखिए, KVS का जो वैकेंसी आया था 2022-23 में, आप देखोगे कि जो है जो TGT लेवल पर जॉब आई थी, आप देखेंगे इसका जो पेपर स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आप देखिए ये पेपर स्ट्रक्चर में देखो, जो बात मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था कि जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पर कुछ कुछ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के 100 क्वेश्चन। तो ऐसे थोड़ी ना कि ये इंग्लिश सीखने के लिए अब आप वापस शेक्सपियर पढ़ने जाओगे। ठीक है, तो हमेशा आप पेपर में ये ध्यान दीजिए कि आने वाले समय में जो आपके आगे पेपर आएगा तो देखोगे कि 180 नंबर के पेपर में 100 तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे पूछ ही रहा है। ठीक है, बाकी का देखोगे 80 क्वेश्चन वो सारे हैं जो आप लोग तमाम बीएड एंट्रेंस और सीटेट वगैरह में कम से ज़्यादा करके पढ़ रहे होते हो। ठीक है, ये मैं आपको KVS का शो कर रहा था, ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब पे लागू होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी चारुल आपको कुछ और डाउट होगा तो अभी एंड में रिमझिम मैम से आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर, जी सर। हाँ यस ज्योति, यस प्लीज। तो मतलब सर इसकी तैयारी हम अभी से करके चलो, जैसे जो हमने भी नहीं, तैयारी अभी से नहीं करके चलो ज्योति, जो काम कर रही हो उसको बस ठीक से कर लो फिलहाल। अगर सीटेट का पेपर दे रही हो, हाँ, तो उसमें अगर मान लो 90 नंबर पा गई हो तो इस पे झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा 90 पा रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वो 60 नंबर वाले अपने सब्जेक्ट में कंटेंट वाले एरिया में बहुत पुअर है। इससे ये मैसेज निकल रहा है। अगर 60 नंबर का क्वेश्चन सोशल साइंस का तुमको देखने के लिए मिल रहा है तो तुम्हारा 40+ आना चाहिए। इसका मतलब कि सोशल साइंस वाले सेक्शन पे प्रिपरेशन ठीक चल रहा है। बात यह है, तुम सीटेट तो कम मार्क्स से ही पास हो जाओगी, मैं बस ये चीज कहना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है,
इससे आप अपने आप को रियल टाइम में इवेल्युएट कर सकती हैं। ये मत सोचो कि कल को जब केबीएस का वैकेंसी निकलेगा तो जब निकलेगा तो 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैठ के पढ़ोगी कि 10 नंबर का अंग्रेजी पढ़ोगी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। लेकिन मार्क मेरिट तो 180 पे बनेगा। तो अगर आपका इंग्लिश वाला सेक्शन कमजोर है तो उसको हम कब इम्प्रूव करेंगे? सर अभी से। हाँ, क्योंकि जब एग्जाम करीब आ जाएगा तुम्हारा तो वूस वाले सेक्शन पे नहीं काम कर सकते तुम, तब तो तुम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे काम करोगी। ठीक है, इस बात को महसूस करिए। और ये DSSB में भी ऐसा ही है, KVS में भी ऐसा ही है, NVS में भी जब आता है तो वहाँ भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा कि कुछ इस तरह का सेक्शन आपसे वो पूछते हैं। ठीक है ज्योति, तो होता क्या है ना, लोग इन बातों को अभी हल्के में उठा रहे होते हैं कि अरे सर किसी ने हमको बोला है कि प्राइवेट से बीएड कर लो, घर बैठे बैठे डिग्री मिल जाएगा। तो मान लो तुम बीएड एंट्रेंस के लिए संघर्ष नहीं की, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट में कोई कैटेगरी लगा के सिर्फ 82 मार्क्स से पास हो गए, क्योंकि कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 82 मार्क्स पास होता है। अब तुमको लगा कि हम तो सीटेट भी पास हो गए हैं, प्राइवेट से बीएड कर लिए हैं, हाँ तो कल को गवर्नमेंट जॉब आएगा तो ठंडन गोपाला हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ तो सेक्शन पूछ रहा है आपसे और पास तो उसमें भी करना है। और अगर आपको लगता है कि जब मेरा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म रिलीज होगा तो मैं 10 नंबर का अंग्रेजी सीखने जाऊंगी, तब तो हो चुका, फिर तो ना मन सरसों होगा ना राधा नाचेगी। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का जब फॉर्म रिलीज होगा तो मैं जाऊंगी 10 नंबर का हिंदी सीखने, ठीक है। अब तो आप पर्याप्त मात्रा में एग्जाम दे लिए ना, आप ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड का तैयारी करने के नाम पे दे लिए, सीटेट का पेपर दे लिए, आपकी ज़िंदगी भर 10 नंबर का अंग्रेजी हिंदी सीखते रहोगे। तो सब्जेक्ट्स पर ना एक साइड से फुल स्टॉप भी लगते रहना चाहिए कि ये वाला मिनिमम हो गया, ये वाला मिनिमम हो गया है, ठीक है, ये चीज़ रहे। ठीक है, ये अप्रोच फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में काम आसान कर देगा, वरना फिर फॉर्म भरते रहिए, पंचवर्षीय योजना लोगों का बना ही हुआ है। तभी तो सभी क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है। हाँ, यस वर्षा, यस प्लीज। हाँ Yes, sir. As I qualify with 90, so I got this in CDP. I got 24, and in social science 30, and in language 1 Hindi I got 17, and language 2 in English I got 19 marks. Sir, वो जो 17 आया है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने उसको वो अटेम्प्ट किया पैराग्राफ्स वाले, तो उसकी वजह से थोड़ी जल्दीबाजी में ना क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो आपके 90 आए हैं, करेक्ट? हाँ जी सर। अच्छा, गुड। तो 17 इस वजह से है कि आगे पीछे हो गए थे, टाइम कंज्यूम नहीं हो पाया फिर। नहीं, पेपर तो लेंदी था, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड दैट यू हैव क्वालिफाइड, दैट्स रियली गुड। बट वर्षा, वही मैं कह रहा था कि पास हो गए हैं, दैट्स गुड, वी आर ऑन द सेफ साइड। बट अगेन हम लोगों को अगर टारगेट्स हमारे बड़े हैं और ये सारी चीज़ें हमारे टारगेट्स हैं तो फिर हमको वैसा ही काम भी करना पड़ेगा, हमको स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी लगकर जो है जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफिल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए, देखिए यार, सीटेट का पेपर लेंदी था वो बात ठीक है, सोचो कल को किसी गवर्नमेंट जॉब का पेपर लेंदी आ जाए तो यस सर, मैं समझ रही हूँ। कब हम लोग वो स्किल डेवलप करेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि पता है अब हमारे पास कंप्लेन करने का जगह नहीं है, तो कंप्लेन करने की क्या जगह है, मतलब ठीक है, डेली बाइट्स, चलो मान लो डेली बाइट्स, तो फिर भी मान लीजिए सीटेट का पेपर हुआ, इसके बाद आप लोगों को बुला के बैठ के सुन रहा है दुख दर्द के क्या चल रहा है, तो भाई क्या सोच रहे हो? हाँ, मतलब कोई सब पूछता नहीं है यार, सच बता रहा हूँ ठीक है, कोई सब पूछता नहीं है। तो लेकिन इससे हम जब यहाँ हम आए हैं तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में हमको गवर्नमेंट जॉब देना है, फ्यूचर में हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमको इन पर्सपेक्टिव से काम करने की ज़रूरत है। और अभी से काम करेंगी तो है क्या ना, अभी पीसफुल टाइम है, ठीक है। नहीं तो जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि जब इन वैकेंसीज़ का फॉर्म रिलीज़ होता है, खास करके टीचिंग जॉब वाले वैकेंसीज़ का, तो कई बार एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है उनका। पता चलेगा सितंबर में फॉर्म रिलीज़ हुआ, नवंबर में पेपर है, 1 महीने बाद ही। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि 1 महीने में पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर है, तो कब करेंगे? तो यही टाइम है करने का। सो सर, कहाँ से शुरू करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें? देखो वर्षा, हिंदुस्तान में कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, सभी पेपर्स पे इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन देखने के लिए मिलता है। अगर तुम आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही हो तो वहाँ भी 25 नंबर का इंग्लिश आता है। तो कोई तो दिन होगा जब मैं RS अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक खरीद के लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, और उसमें मैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, पैसेज, ये सब देखना शुरू करूँगा कि आने वाले समय में मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। कोई तो दिन होगा। तो मेरा ये कहना है कि वो दिन तब नहीं होना चाहिए जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म रिलीज़ हो, वो दिन तब होना चाहिए था जब पहली बार डेली बाइट्स को ज्वाइन की और आपको इंग्लिश पढ़ना था। तो आप उस पर अपने आप को निखारते रहिए।
अब आपको फ्यूचर में लेट से जनरल अवेयरनेस सेक्शन देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आप देखिए आपके आगे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा एनवीएस का है ये, ठीक है, नवोदय विद्यालय पेपर स्ट्रक्चर सेम साइंस में भी फॉलो होता है जैसे आपको एसएसटी में दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो देखो कि जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तो डोंट यू थिंक कि तुमसे पेपर में ये भी पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है भाई, 40 क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। बाकी का 80 तुमसे क्या पूछ रहा है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एनईपी 2020, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, मतलब जो लोग पीटीयूटी के टीचर बनते हैं उनके लिए कह रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो कि 30 नंबर में क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, लेकिन कह रहा है कि ये आपसे इंग्लिश हिंदी दोनों पूछेगा, जिसमें कह रहा है कि मिनिमम 40% स्कोर करना भी ज़रूरी है। तो अब क्या हम, जब मेरा फॉर्म रिलीज होगा एनवीएस का, तो क्या मैं बैठ के लैंग्वेज पर काम करूंगा? क्या मैं बैठ के टीचिंग एप्टीट्यूड सीखूंगा उस दिन? क्या मैं बैठ के उस दिन आईसीटी सीखूंगा या स्किल्स में कंप्यूटर की चीज़ें सीखूंगा? मैं कब सीखूंगा मैं इस आईसीटी को? ये रीजनिंग में पढ़ूंगा जब मेरा एनवीएस का पेपर आएगा, या जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा? इस जनरल अवेयरनेस में 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का भी हो सकता है, 1 क्वेश्चन पॉलिटी का भी हो सकता है, 4 क्वेश्चन साइंस का भी हो सकता है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी और ये वो करके पूछ सकता है आपसे, शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कौन से विटामिन से क्या होता है, जनरल अवेयरनेस तुमसे ये भी डाल सकता है। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन मैं कब सीखूंगा? जब ये एनवीएस का फॉर्म रिलीज होगा, क्योंकि जब फॉर्म रिलीज होगा तो विद इन 2 मंथ इसका पेपर हो जाता है, ठीक है, माफ करिएगा माउस से लिख रहा हूं मैं, विद इन 2 मंथ इसका पेपर हो जाता है। तो तुम बताओ कब सीखेंगे हम लोग? या फिर तुम उसे या फिर उस समय आप ये 80 मार्क्स का ये सीखेंगे, क्योंकि 80 नंबर को हल्के में नहीं उठा सकती हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब को लेकर यही है, देखो ये मेरी बातें उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, जिनको मेक थ्रू करना है, ठीक है। बात एकदम बहुत स्पष्ट मैं कर रहा हूं। देखो तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सीरियस बहुत कम होते हैं। ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये उनके लिए है जिनको हो जाए कि यहाँ पर तलवार रख जाए तो भी सिलेक्शन चाहिए, ये उनके समझ के लिए है, क्योंकि तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा, हर साल 10 लाख लोग अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं, 6 लाख लोग पेपर देते हैं, और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, बाकी के बस फॉर्म फिल करते हैं। असली कंपटीशन टॉप के 5,000 से 10,000 लोगों में ही है बस, बाकी के लोग बस फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन ध्यान देना, उस यूपीएससी के 700-800 सीट पर बैठने वाले जो 10,000 लोग हैं ना, वो बहुत टफ वाला कंपटीशन देंगे, बाकी के लोग बस तैयारी करते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब में यहाँ भी ये बातें लागू हो रही हैं। अगर आपको मेक थ्रू करना है तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यस, आई विल गो टू रिमझिम मैम, देन आई विल कम टू फरहाना। जी रिमझिम, आप कुछ ऐड कर रही थी? यस सर, मैं ये बात जरूर ऐड कर रही थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये भी इक्वली और पैरेलली समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट एग्जाम इम्पोर्टेंट है, बट दैट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। अपने स्किल्स पे काम करोगे, क्योंकि देखो इन एग्जाम्स में भी सर ने दिखाया है कि डोमेन स्पेसिफिक है, तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, तुम्हारा सीडीपी है, यही सारी चीजें आ रही हैं। अगर तुम्हारे स्किल्स अच्छे रहेंगे, तुम्हारा ध्यान इस बात पे रहेगा कि भैया एट द एंड ऑफ माय 4th सेमेस्टर आई हैव सर्टेन सम स्कूल इन माय माइंड, जिस पे जाकर के हमको अपना रिज्यूमे भेजना है और वहां पे पढ़ाना है। बच्चे तुम 6 महीने पढ़ाओ, 6 महीने बाद तक का वेट मत करो कि गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी करेंगे, आएगा पेपर तो हम देंगे एग्जाम, तो ये सारी चीजें होंगी। तुम अपना स्किल इनहैंस करो, तुम ये देखो कि स्कूल्स में स्किल की क्या जरूरत है। व्हाई डू यू थिंक कि जॉब रिलेटेड स्किल्स को इतना ज्यादा सर ने विग्रेसली प्रमोट किया या फिर हमने शुरू किया? ऐसा नहीं था कि हमें फ्री बैठने में मजा नहीं आ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन एक वेंचर ही शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बच्चों को ये बात समझ में आ पाए, जो कि जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, कि भैया एट द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर तुम्हारे पास अगर 6 महीने साल भर के लिए भी एक जॉब है ना, उसके साथ साथ तुम्हारी डोमेन स्पेसिफिक की बहुत तगड़ी तैयारी हो रही है, बहुत तगड़ी तुम्हारी सीडीपी की तैयारी, और जो तुम लाइव अपने क्लास में पियाजे को तुम क्या पढ़ोगे ऐसा जो लाइव तुम क्लास में देखोगे, उसका एप्लीकेशन तुम देख रहे होगे तो तुम आंसर्स लगा पाओगे। और तब जब फॉर्म आएगा ना, तब तुम 1 महीने की तैयारी करोगे, 1.5 महीने की तैयारी, एंड यूं करके एग्जाम क्लियर हो जाता है।
राइट राइट, ये बात बिल्कुल सही है। करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग हियर। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि मैं देखता हूँ ऑफन लोग सोचते हैं कि अच्छा अब बीएड वाला कट गया, सीटेट वाला कट गया, फिर सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब का आएगा। तो हाँ और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ, आप लिख कर ले लीजिए यूट्यूब पर भी क्या स्ट्रेटेजी चल रही होती है। ये EMRS का फॉर्म निकलेगा ना, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं सॉल्व करा रहे होंगे, 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस पर बड़ा बड़ा सेशन चल रहा होगा, क्योंकि इसी बहाने तुम उनसे जुड़ो और अंत में सब्जेक्ट स्पेसिफिक का बैच खरीदो। ठीक है, एकदम एकदम अनसेट सा कन्वेंशन, आप जाके चेक कर लीजिएगा, पता चलेगा कि 120 नंबर के NVS के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड कितने नंबर का था, 10 नंबर का था ना। अभी तुम देखोगे उस पर उन लोगों का लाइव क्लासेस चल रही होंगी रोज शाम को। एक टीचर होगा जो जनरल अवेयरनेस का रोज लाइव क्लास करा रहा होगा, एक टीचर होगा रीजनिंग एबिलिटी का फुल 2 करा रहा होगा। हम आपको फ्री में करा रहे हैं, आपको खून निकाल के दे देंगे, बस मिलो तो। ठीक है, और तुमको पता है अंत में क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ये है, ये हमारे ऐप में आप ले लीजिए। क्योंकि वो जो इंग्लिश वाला एरिया, हिंदी वाला एरिया, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वाला एरिया, जो 10-10 नंबर 5-5 नंबर का आप देख रहे थे, वो चाहे तुम्हारा सब्जेक्ट साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, सबके लिए कॉमन है, सबसे पूछता है। तो उसके तैयारी के नाम पे शुरू करेंगे, फिर कहेंगे कि आके हमारा बैच ले लीजिए। एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, यही काम करने का तरीका है। वो बता रहे होंगे कि ऐसे ऐसे आप कर लीजिए, और तुमको लग रहा होगा हाँ ये सर ने तो फ्री में करा दिया, ये करा दिया। क्यों? अब तुम क्या मिस कर रहे हो? जब तुम्हारा एग्जाम सर पर है तो तुम बैठ के 10 नंबर के रीजनिंग पर रगड़ रहे हो या 10 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड पर रगड़ रहे हो। तुम्हारा फॉर्म रिलीज होते ही तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, बाकी का अब तुम सीख लिए जितना सीखना था। ठीक है, बात समझिए, बाकी का जितना आपको सीखना था आप सीख लिए। तो जैसे अब होता क्या है, बहुत से लोग इसको पोस्टपोन करते रहते हैं, फिर अंत में जाते हैं। कोई एक सर होंगे जो कह रहे होंगे 10 नंबर का रीजनिंग के लिए जो झमाझम 50 वीडियो लेक्चर करा रहे होंगे, रोज तुम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे ऐसे रीजनिंग में पकड़ हो गया है कि अबे पेपर में 10 नंबर का आएगा। बेटा मुंह फुलाएगा तो बैल के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक, बहुत सही कर लोगे तो कितना कर लोगे उसमें, और उसको कब सीखोगे? ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है ना, लोग गुणा भाग कैलकुलेशन बैठाते नहीं है। जैसे अभी कोई कह रहा था कि सर मेरा 86 नंबर है, हाँ तो ये बच्चा जिसका 86 नंबर है वो CDP में भी 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके पास हो सकता था। ठीक है, अगर वो बच्चा CDP में भी 26, 27, 28 क्वेश्चन सही कर दे, जो कि असंभव नहीं है, तो वो तब भी पास कर सकता है इस एग्जाम को। तो देखो यार, एग्जाम में तो गुणा भाग बैठता है, अरिथमेटिक है टोटल। ठीक है, लेकिन पता है बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना, जब तैयारी शुरू होता है ना तो जाते हैं अंग्रेजी का तैयारी करने, हिंदी का तैयारी करने। अभी तुम ऑलरेडी एग्जाम से बाहर हो। तब अगर आज NVS का फॉर्म रिलीज़ हुआ, लेट से आप लोग बात समझिए, 1 जनवरी को NVS का फॉर्म रिलीज़ हुआ और तुमको लगता है कि तुमको अब इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है 10 नंबर का और हिंदी सीखने की ज़रूरत है 10 नंबर का। बेटा तुम बाहर हो, क्योंकि आप सब सोच के देखिए, आप सब कहीं से BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, आप जिस संस्था में पढ़ते हो वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, हिंदी बड़ी अच्छी है, और हाँ अपने सब्जेक्ट में भी ऑलमोस्ट उतने ही अच्छे हैं जितने आप अच्छे हो, उतने ही उनके मार्क्स बन रहे हैं जितने ही आपके बन रहे हो। तो तुम अभी इंग्लिश हिंदी में संघर्ष करोगे, उसमें ऑलरेडी एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी नहीं हो रहे हो। ठीक है, और स्किल्स कभी आपने सीखा नहीं। ठीक है, स्किल्स कभी आप मतलब कुछ और विशेष आता नहीं है कि कोई आपको जॉब दे। तो जैसे ही ग्रेजुएशन से निकलोगे, पहला 1 साल तो किसी तरह से कटेगा, बाकी का सब तुमको एहसास होगा कि ये जो स्वर्ग और नर्क बनाया गया यहीं पृथ्वी पर ही है। भरी जवानी में आपको एहसास कराया जाएगा। और जो लड़के हैं फ्यूचर में इस कोई भी सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं, बेटा तेरी तो बैंड बजने वाली है अगर तो उस बात पर नहीं समझा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लड़कियों का अपना एज यूजुअल एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, कि अपना गधे का इंतज़ार करें, घोड़े पर अपना आएगा एक दिन, तो उसका इंतज़ार करें। ये एक वर्स्ट केस ऑप्शन रहता है। तो इससे लड़कियों का कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, वल्नरेबल ही हो जाता है। जोक्स अपार्ट, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग कम्स एट सम प्राइस। डिपेंड करता है कि आप क्या प्राइस देना चाहते हो। ठीक है, तो देखो यार, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में ना ऑफन बच्चे कहते हैं कि सर कोई गाइडेंस नहीं मिल पाया। अरे यार मिल रहा है, तुम ले नहीं पा रहे हो। ठीक है,
दुनिया में 100 तरीके हैं पैसे कमाने के, मैं बाकी के तरीके पर नहीं कामयाब हूँ, सिंपल सा बात है। कोई दूसरे तरीके पे कामयाब है, कोई तीसरे तरीके पे कामयाब है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों पर भी लागू होती हैं, आप ले नहीं पा रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं कह रहा हूँ, देखिए करते करते बीएड डीएलएड बीएलएड जो भी आप कर रहे हो सब कंप्लीट करते करते का जो है धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही कॉलेज से हम पास आउट होते हैं, अगर फर्स्ट 6 मंथ में आप यू आर नॉट इनटू सम जॉब, देखो यार, भागते हुए आदमी भोजन नहीं कर सकता, दौड़ता हुआ आदमी भोजन नहीं कर सकता, परेशान मन, भागता हुआ मन कोई ढंग का फैसला नहीं ले सकता है। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत मन भाग रहा है यहाँ वहाँ, कुछ बहुत चोटिल हुए किसी बात पे बहुत आप आहत हुए हो, देखोगे मन कोई सही फैसला भी नहीं ले पाता है। तो उसी तरह जब ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे जो बातें मैं अभी कह रहा हूँ, जो लोग अभी इस बातों पर अलाइन नहीं होंगे तो आपको वो बातें समझ में आएंगी, लेकिन जब इन परिस्थितियों में बातें समझ में आ रही होंगी तो बिल्कुल वही परिस्थिति होगी जो मैं अभी आप लोगों से कह रहा था। तब आप इस कंडीशन में नहीं रहोगे कि आप सही फैसला ले पाओ, मन भागेगा यहाँ वहाँ, इधर उधर का प्रेशर रहेगा, आप इतने गुणवान नहीं हो कि 4 लोग पूछ रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तुम उसका सही से जवाब दे पाओ, ठीक है। तो फिर होगा क्या, वही कीमत आप चुकाओगे, कहीं ना कहीं मतलब आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर आप मानसिक रूप से एक तरह से स्ट्रेस में आने लगोगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय परेशान मन फैसला नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अगर जॉब आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर है तो माइंड में रखिए, बाकी जो स्किल्स पर मैम कह रही थी मैं इतने समय से कह रहा हूँ, दैट गोज इन दैट मैनर, ठीक है। विल कम टू फरहाना जी। फरहाना सर अब तो नहीं है, मैं समझ आ गया। सिलेबस के बारे में डाउट था सर, मतलब जैसे हमारे सीटेट के सिलेबस कंपोनेंट सारे अलग होते हैं, तो सीडीपी वगैरह तो मेरी स्ट्रांग रही थी, मतलब 29 मार्क्स है मेरा आउट ऑफ 30, और एसएसटी वगैरह में भी मतलब आई गेस आपने कहा 40+ होना चाहिए, मेरे 40 ही है। और बाकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में, इंग्लिश में भी 21 आउट ऑफ 30 और हिंदी में 18 है। हिंदी मुझे लगा कि डाउन हो गया थोड़ा, बिकॉज हिंदी के कुछ कुछ वर्ड्स है ना जो नहीं समझ आ रहे, बिकॉज मैंने शुरू से हिंदी मतलब इतना नहीं पढ़ा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था मेरे लिए। बट फिर मैंने जब बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से सिलेबस वगैरह चेक करा तो वो कुछ और कंपोनेंट्स है उसमें भाई सारा ग्रेजुएशन का जो सिलेबस हमारा हमने बीए में किया था उस पर ज़्यादा फोकस है, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोनों चीज़ों में, तो उनको हैंडल कर पाना भी एक तरीके से स्ट्रेसफुल रहता है फिर। नहीं सही बात है, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, किसी और कोई समस्या परेशानी, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन, एंड जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी कुछ और बात करना है रुक सकते हैं, बाकी के लोग लीव ले सकते हैं, ठीक है ठीक है। आई बिफोर रैपिंग अप द सेशन एंड कमिंग टू यू पीपल, देखिए सभी लोग एक बात ध्यान रखिए, देखो यार लॉन्ग रन में ना आपको लाइफ में एक हेल्दी वेल्दी लाइफ चाहिए और आपको खुद को सक्सेसफुल बनाना है, और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आपका एक्सटीरियर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिसाइड ना करे, ठीक है। एक्सटीरियर इन्वायरमेंट मतलब कि किसी ने कह दिया कि नहीं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, किसी ने कह दिया नहीं प्राइवेट जॉब अच्छा है, हर नौकरी के अपने चैलेंजेस हैं, हर नौकरी के अपने प्रॉन्स कॉन्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपको ये चीज़ देखना होगा कि आप ठीक ठाक बस पैसा कमाने लायक रहो, आपकी बुद्धि उतना चले, इतना बेसिक समझ आपके पास हो, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वो करिए जो वहाँ पर करने का ज़रूरत है आपको, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं गवर्नमेंट से हटकर मुझे कुछ सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, ठीक है। स्किल्स कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सीटेट की तैयारी जैसा कोई चीज़ है जो स्किल है कर ले, वो चीज़ें ऐसी होती हैं सीख कर डे टू डे अपने लाइफ में आपको अडेप्ट करना होता है, ठीक है, कि हम उसी तरीके से काम करते हैं। तुमको लगेगा कि अच्छा तो और लोग चिन्हित कैसे करेंगे, वो बेटा तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमसे 5 मिनट बात करेगा ना, तुम्हारे काम करने के तरीके से देख के जान जाएगा तुमको कुछ आता है कि नहीं, कि तुम क्या करके ला रहे हो, उनका वही दिन भर काम है, तो इसकी चिंता आप मत करिए कि वो कैसे चिन्हित करेगा, क्योंकि तुम्हारा मतलब बुद्धि यहाँ पर जो थोड़ा सा है ठीक है, जिसका आप कम इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ जो एम्प्लॉयर्स बैठे हैं उसका फुल 100% इंजन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा बेटर आपसे 4 प्रश्न पूछ के आपको जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखिए आप लोग, और तब जाके वो करिए, ठीक है। एंड यस, डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का लेवल 1 थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन के साथ जो है 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा होगा यहाँ जो ज्वाइन करना चाहता है वो जुड़ सकता है, जिनको नहीं पता है क्या है तो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाएँ, जॉब रेडी स्किल देखें, समझें क्या चीज़ है, जब समझेंगे तब भी वहाँ भी कुछ हो पाएगा। वो कोई कोर्स नहीं है कि जो ज्वाइन कर लिया
सीटेट का एग्ज़ाम दे लिया, 90 नंबर पा गए, पास हो गए, उनको भी उन बातों को भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। चलिए खैर, दैट विल बी ऑल। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है रुक जाइए, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एवरीवन।